हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गौरव शुक्ला और मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th का एक बहुत ही रोमांचक चैप्टर जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये आप लोगों ने अपने अपने स्कूल्स में पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन मैं आपको ये दावा करता हूँ कि मैं जितना बेहतरीन एनालिसिस आपको देने जा रहा हूँ वो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। तो अगर मैं बात करूं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो है ही है, लेकिन जब आप क्लास 10th पर जाएंगे तो आपका एक चैप्टर मिलेगा नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका भी एक बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करता है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही रोमांच करने वाले चैप्टर्स की स्टार्ट हो रही है कि बेस्टाइल, अगर आप इवेंट को जाकर देखेंगे कि बेस्टाइल फोर्ट को डिमोलिश किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा इवेंट पर लेके चलता हूँ कि क्या बेसिकली एक कारण थे कि हमारा बेस्टाइल के अंदर जो डिमोलिशन हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, एक क्रोनोलॉजी होती है इवेंट्स की, है ना। तो अगर मैं पहला इवेंट बात करूं तो इन द ईयर ऑफ 1774 एक किंग बनता है जिसका नाम है लुई 16। लुई 16 ये थ्रोन के ऊपर आता है। जब ये थ्रोन के ऊपर आता है तो थ्रोन में आने से पहले इसको बहुत सारे बैटल्स को फाइट करना पड़ता है। तो आपको मालूम है कि जैसा कि अगर वॉर्स लड़ी जाएंगी तो उस पर एक क्या होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है। तो इसके पास क्या हो गया, अच्छा खासा एक्सपेंडिचर हो गया। और जब ये लुई 16 अपनी थ्रोन के ऊपर बैठा, ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जो खजाना था राजा का वो क्या था, खाली था। राजा का खजाना क्या था, खाली था। अब आप एक चीज़ बताइए, राजा नाम का हुआ है यहाँ पर, खजाना तो उसका क्या है, पूरी तरीके से खाली है। जब वो थ्रोन के ऊपर बैठा तो उसकी एज कितनी थी, 20 ईयर्स। और उसी 20 ईयर्स पर उसका शादी हो जाता है। ही वॉज मैरिड विद ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। उसकी राजकुमारी शादी हो जाती है जो बेसिकली कहाँ की है, ऑस्ट्रिया की है, जिसका नाम क्या है, मैरी एंटोनेटे। क्या नाम है, मैरी एंटोनेटे। मैरी एंटोनेटे। अब ये मैरी एंटोनेटे की जब वेलकमिंग होती है, यानी राजा जब उसका स्वागत करता है तो अपनी वाइफ के लिए क्या बनवाता है, एक पैलेस बनवाता है, बहुत शानदार पैलेस बनवाता है जिसका नाम है पैलेस ऑफ वर्साए। ये पैलेस ऑफ वर्साए हमारे लिए इवेंट, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट तब भी बन जाएगा क्योंकि इसी जगह पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी क्या होता है, ट्रीटी होता है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे देखेंगे कि जब एलाइड फोर्सेस और एक्सेस फोर्सेस आपस में लड़ेंगी तो एलाइड फोर्सेस जब जीत जाएगा तो पूरी की पूरी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो पीस ट्रीटी होगी वो इसी वर्साए पर होगी, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि राजा के पास जो खजाना है वो पूरी तरीके से खाली है, फिर भी राजा अपनी वाइफ के लिए क्या बनवा रहा है, वर्साए बनवा रहा है। और इस वर्साए को बनवाने के लिए फिर से उसको क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है राजा के पास। यानी नवाबी नहीं घटनी चाहिए, है ना, घटे सो घटे पर नवाबी ना घटे। अब राजा पहले से ही यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से गुजर रहा है। लेकिन अब क्या है, इन द ईयर ऑफ 1776, इन द ईयर ऑफ 1776 he sent military troops to help 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अब ये क्या है बवाल, देखिए अमेरिका बेसिकली ब्रिटेन का क्या था, ब्रिटेन का कॉलोनी था, यानी ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने कंट्रोल में ले रखा था। और ब्रिटेन
फ्रांस का भी क्या था, दुश्मन था। तो उस दुश्मन के अगेंस्ट में अमेरिका की हेल्प करने के लिए अपनी मिलिट्री कौन भेज रहा है, लुई 16। अब जब भेजेगा तो आपको मालूम है यहां पर भी क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। किसके किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आर्मी के बीच। जब ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इससे भी क्या होगा, एक अच्छा खासा वॉर एक्सपेंडिचर होगा। यानी राजा के पहले से ही लाले लगे हुए हैं। ओके माय स्टूडेंट्स, और जब लाले लगे हुए हैं तो उस पर उसने क्या किया, इस एक्सपेंडिचर का जो खर्च आया वो लगभग कितना आया, 1 बिलियन लीवर। लीवर बाय द वे क्या है, वहां की फ्रेंच करेंसी है। अब राजा पहले से एक चीज से गुजर रहा है जिसका नाम होता है इकोनॉमिक क्राइसिस। राजा ऑलरेडी किस चीज से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से, और वो अपनी क्राइसिस को और बढ़ा रहा है इन सब चीजों से कि उसने पहले तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के लिए क्या बनवाया, पैलेस ऑफ वर्साई बनवाया, और फिर यहाँ पर मिलिट्री को ट्रूप्स भेज करके 1 बिलियन लीवर का उसने फिर से क्या कर लिया, अपने सर पर एक बोझ ले लिया। अब आपको मालूम है कि जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा तो राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो राजा क्या करेगा, मोर देन 2 बिलियन लीवर, मोर देन 2 बिलियन लीवर का क्या ले लेगा, कर्ज लेगा, डेप्थ लेगा, एट द रेट 10% पर एनम। अब आप समझ पा रहे हैं कि राजा किस तरीके से भिखारी होता जा रहा है। राजा इज सफरिंग फ्रॉम इन डेप्थनेस माय फ्रेंड्स। राजा किस चीज से गुजर रहा है, इन डेप्थनेस से गुजर रहा है। तो राजा को अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। अब आपको मालूम है कि राजा के पास बहुत सारे खर्चे होते हैं। कैसे खर्चे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि राजा को क्या चलानी होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चलानी होती है, राजा को बहुत सारे कॉलेजेस चलाने होते हैं, राजा को बहुत सारे लोगों को क्या देना होता था, सैलरी भी देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी उसी के कंट्रोल में है, उनको भी सैलरी वगैरह देना है। अब ये सारा चीज देख सकते हैं आप कि उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, और वो राजा क्या कर रहा है, कर्ज ले रखा है 2 बिलियन लीवर का। ऐसे केस में राजा सोचेगा कि मैं इसका क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं। तो ऐसे केस के सॉल्यूशन के लिए राजा एक सिंपल सा सॉल्यूशन सोचेगा कि मैं क्या कर देता हूं, मैं नया टैक्स इंपोज कर देता हूं, टू इंपोज न्यू टैक्सेस। और जो टैक्सेस पहले से चल रहे हैं उनको मैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बेसिकली ब्रेड के ऊपर टैक्स लगा दिया, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया, टोबैको के ऊपर टैक्स लगा दिया। ये बेसिकली क्या होती हैं, कॉमन यूज कमोडिटीज होती हैं। अब ये जो कॉमन कमोडिटीज होती हैं, इससे बेसिकली प्रॉब्लम किसको हो जाएगा, इसको प्रॉब्लम बेसिकली हो जाएगा किसको, माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन मैन को। तो कॉमन मैन क्या करेंगे, इसके खिलाफ बवाल काट देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो तमाम जगह पर ब्रेड प्रोटेस्ट होगा, ब्रेड राइट्स होंगे, वो आप देखेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स हुए। तो ये मैंने आपको बेसिकली क्या बताया, एक पहला इवेंट बताया कि बेसिकली क्या हुआ था। अब आते हैं कि अब इसकी बैक पर आते हैं जहां से एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है, कि इस तरीके के जब बहुत सारे इवेंट्स होते गए तो हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इवेंट है वो हो गया। अब आगे देखिए क्या हुआ, अब आगे देखिए, अब आपकी एनसीईआरटी यहां से स्टार्ट हो रही है कि अबाउट 7,000 मेंस एंड वुमेन्स were gathered in front of टाउन हॉल। ये टाउन हॉल बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है। ये क्या है बेटा, गवर्नमेंट बिल्डिंग है। और इस गवर्नमेंट बिल्डिंग के आगे लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। अब जब राजा इस चीज को समझेगा
तो राजा को ऐसा लगेगा, राजा कहाँ पर रूल कर रहा था, कहाँ पर रहता था, पेरिस पर। तो राजा को ऐसा लगेगा, एनसीईआरटी यूज कर रही है वर्ड कि सिटी ऑफ पेरिस वाज अंडर द अलार्म। अंडर अलार्म, अलार्म का मतलब होता है कि अंडर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यानी पूरी की पूरी सिटी किस पर आ चुकी है, इमरजेंसी पर आ चुकी है। तो राजा ने इस इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए अपनी क्या भेजी, मिलिट्री भेजी। में बच्चों क्या भेजी, मिलिट्री ट्रूप भेजी। अब जब मिलिट्री ट्रूप भेजेगा उसी टाइम पर एक र्यूमर फैल जाता है, एक र्यूमर फैल जाता है कि राजा ने इस आर्मी को ये ऑर्डर दिया है कि आम आदमी पर क्या कर दो, ओपन फायर कर दो। तो बताओ मेरे बच्चों, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर ओपन फायर करने का, ह्यूज मैसकर करने का ऑर्डर देगा, तो क्या आप उस चीज का, इवेंट का इंतजार करोगे? लोगों ने कहा राजा हमारे ऊपर कोई एक्शन करे, उससे पहले हम एक्शन होने से पहले ही क्या कर देंगे, एक तगड़ा रिएक्शन कर देंगे, एक तगड़ा रिएक्शन कर देंगे। तो लोगों ने अब क्या करना स्टार्ट किया, तमाम गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी उन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, तोड़फोड़ स्टार्ट कर दिया। और इसी तरीके से क्यों तोड़फोड़ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मिलिट्री का सामना कैसे कर सकता है व्यक्ति, आर्म्स का हेल्प से। तो लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को अपना एक क्या बनाना होगा, हम लोगों को एक क्या बना लेना चाहिए, पीपल्स मिलिटिया। क्या बना लेना चाहिए, पीपल्स मिलिटिया। और मिलिट्री को क्या चाहिए लड़ने के लिए, आर्म्स चाहिए। तो लोगों ने धीरे धीरे कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। अब तोड़ते 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 वो कहां चले गए, एक फोर्ट था, दैट इज बेस्टाइल फोर्ट। ये होप के साथ कि इस बेस्टाइल फोर्ट के अंदर उनको क्या मिल जाएगा, होल्डेड आर्म्स मिल जाएंगे, यानी यहां पर उनको क्या मिल जाएगा, गोला बारूद, हथियार मिल जाएंगे। तो बेस्टाइल फोर्ट जो बेसिकली सेंटर ऑफ हेट था, सेंटर ऑफ हेट एंड टेरर था, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता था राजा के डिस्पोटिज्म को, राजा के डिस्पोटिज्म को। अब डिस्पोटिज्म बेसिकली क्या होता है, डिस्पोटिज्म बेसिकली एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें राजा कैसा होता है, एब्सोल्यूट होता है। अब इस एब्सोल्यूट का मेरे बच्चों क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है द पावर which have no restraint, no restraint। restraint का मतलब होता है कंट्रोल, यानी इसका क्या मतलब है कि ऐसी पावर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि राजा के ही हाथों में लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर, तीनों पावर होती थी। यानी लॉ मेकिंग पावर भी राजा के हाथ में होती थी, उस लॉ को इंप्लीमेंट करने का भी पावर राजा के हाथ में होता था, और जुडिशियल पावर यानी चेक एंड बैलेंस भी करने का किसके पास पावर होता था, राजा के पास होता था। तो इन पावर का यूज, मिसयूज करके राजा लोगों को क्या करता था, कई तरीके से सप्रेस करता था, कई तरीके से ऑप्रेस करता था, दबाता था। तो कैसे दबाता था कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि ड्यूरिंग द गिविंग जस्टिस वो सिंपल एक लैंडलॉर्ड के बच्चे को अलग ट्रीटमेंट देता था और कॉमन पीजेंट के व्यक्ति को अलग ट्रीटमेंट देता था। कॉमन पीजेंट को बेसिकली कहां पर बंद कर देता था, बेस्टाइल फोर्ट के अंदर। तो बेस्टाइल बेसिकली क्या था, एक प्रिजन भी था। तो लोग कहां पर घुस गए, इस बेस्टाइल पर घुस गए, क्योंकि लोग इस किले से घृणा करते थे, क्योंकि ये राजा के डिस्पोटिज्म को यानी एब्सोल्यूट पावर को सिंबलाइज करता था। लोगों ने इस बेस्टाइल को फोड़ना स्टार्ट किया और सबसे पहले यहाँ का जो कमांडर था उस कमांडर को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और कमांडर को मौत के घाट उतारने के बाद इसके अंदर जो टोटल 7 प्रिजनर्स थे, उन 7 प्रिजनर्स को क्या कर दिया, आज से क्या कर दिया, उनको कह दिया कि जाओ तुम आज से क्या हो, आजाद हो। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला ध्येय वाक्य क्या है, लिबर्टी, आजादी। और लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, 7 लोगों को आजाद कर दिया। और आजाद करने के बाद जो वहाँ का बेस्टाइल फोर्ट था, उस बेस्टाइल फोर्ट को क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और डिमोलिश करने के बाद इसके जो फ्रैगमेंट्स थे उन फ्रैगमेंट्स को मार्केट के अंदर क्या कर दिया, सोल कर दिया, ताकि जब भी इस फ्रैगमेंट्स को आदमी देखेगा
तो आदमी को ये याद आएगा कि राजा ने हमें किस प्रकार से डिस्ट्रक्ट किया था, किस प्रकार से हमने उसकी पावर को डिस्ट्रक्ट किया, जो एब्सोल्यूट मोनार्क था उसकी पावर को हमने कैसे मिट्टी के अंदर मिला दिया। तो एनसीईआरटी आपकी बेसिकली यहां से स्टार्ट करती है। अब आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी को। मुझे लगता है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए अब एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि वो डेट कौन सी थी, किस डेट की बात है ये, जिस डेट की मैंने आपको बताया ये डिमोलिशन हुआ, वो डेट थी 14 जुलाई 1789। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। अलार्म मतलब अंडर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। द किंग who was the king, Louis XVI has commanded the troops to move in the city. Which city? Paris city. और कुछ लोगों ने यहाँ पर एक र्यूमर फैला दी कि वो बहुत जल्द ही आर्मी को अपने ऑर्डर देगा हमारे ऊपर ओपन फायर करने के लिए। और ओपन फायर बेसिकली क्या है, जैसे आपने एक इवेंट सुना होगा जलियांवाला बाग मैस्केयर। जलियांवाला बाग मैस्केयर आप जो है क्लास 10th में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पर। तो जलियांवाला बाग मैस्केयर जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 के अंदर, तो उसके अंदर इस फील्ड के अंदर जनरल डायर ने लोगों के ऊपर क्या कराया था, ओपन फायर करा दिया था। ठीक उसी तरीके का एक इवेंट यहाँ पर भी हो रहा है बच्चों। तो कोई एक्शन हो पाए इससे पहले लोगों ने क्या कर दिया, एक तगड़ा रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। तो लगभग 7000 मेंस और वुमेन्स किसके फ्रंट के आगे खड़े हो गए, मैंने आपको बताया हुआ है टाउन हॉल के अंदर। और लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग मिलिट्री का सामना अपना लोगों का बना करके क्या बनाएंगे, मिलिट्री बनाएंगे। और उन्होंने बहुत प्रकार की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या स्टार्ट कर दिया, तोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मिलिट्री का सामना आप हाथ से नहीं कर सकते, अगर सामने वाले के पास आर्म्स हैं तो हमें भी उसका सामना किससे करना पड़ेगा, आर्म्स से करना पड़ेगा। तो फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल्स मार्च टुवर्ड द eastern part of the city and stop the fortress prison that was the Bastille, जहां पर उनको ये आशा थी कि they hoped to find the hoarded ammunition। hoarded का मतलब क्या होता है, hoarded का मतलब होता है जहां पर जमा बंदी हो, यानी उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर गोला बारूद क्या होगा, ह्यूज अमाउंट में क्या होगा, जमा होगा। अब लोगों के पास शुरुआत में तो हथियार थे नहीं, तो उन्होंने हाथापाई करते हुए जो वहां का कमांडर था उसको सीधा जीसस क्राइस्ट के पास पहुंचा दिया। और प्रिजनर जो थे वहां पर टोटल 7, उनको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब बेस्टाइल वाज व्हाई द बेस्टाइल वाज सेंटर ऑफ हेट एंड द टेरर, क्योंकि राजा के ये किस पावर को रिप्रेजेंट करता था, डिस्पोटिज्म को। डिस्पोटिज्म बेसिकली एक प्रकार का ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर राजा कैसा नेचर का होता है, एब्सोल्यूट नेचर का होता है। एब्सोल्यूट का मैंने मतलब आपको बताया कि द पावर विच हैव नो रिस्ट्रेन, यानी राजा बेलगाम घोड़ा था, राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं था। राजा के हाथों में लेजिस्लेटिव पावर था, राजा के हाथों में एग्जीक्यूटिव पावर था, राजा के ही हाथों में जुडिशरी पावर था। वो जिसको चाहता था बेस्टाइल के अंदर क्या कर देता था, बंद कर देता था। और इस तरीके की जो पावर है एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है कि वो किस पावर का था, डिस्पोटिक पावर का था। तो फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश, तो लोगों ने उसी के गोला बारूद से उसी के किले के अंदर क्या कर दिया, बूम मचा दिया, फोड़ दिया उसको। और जो उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स थे उनको मार्केट के अंदर क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, ताकि जब भी लोग इसको देखें तो उनको अपना पुराने काल का जो डिस्ट्रक्शन था, राजा का जो डिस्ट्रक्शन है, उसकी याद आती रहे। अब आगे चलते हैं, तो आगे आप देखेंगे कि बहुत प्रकार के राइट्स होंगे। जैसे राजा ने क्या लगाया था, ब्रेड के ऊपर टैक्स लगा दिया था, तो राजा के इस ब्रेड टैक्स के ऊपर क्या लगाएगा, लोग राइट्स करेगा। राइट्स बेसिकली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। लोग क्या करेंगे, ब्रेड की शॉप्स, हमारे यहाँ पर जो चपाती खाया जाता है वहां पर फ्रेंच में नहीं खाया जाता, वहां पर कौन सा बंद वाला जो डबल रोटी तुम जानते होगे वो वाला ब्रेड खाया जाता है। तो ये ब्रेड कहाँ मिलता था, बेसिकली शॉप्स के अंदर मिलता था। तो तमाम लोगों के पास जब ब्रेड के पैसे देने के लिए नहीं होंगे तो लोग इन शॉप्स को क्या कर लेंगे, लूट लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे बच्चों, लूट लेंगे। इस तरीके की जो इवेंट्स हैं उनको ब्रेड राइट्स बोला जाता है। और इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स, कैसे, जैसे अभी मैंने आपको एक इवेंट बताया बेस्टाइल का फोड़ना,
और इसी तरीके के जैसे ब्रेथ राइट्स और बहुत प्रकार के राइट्स होंगे, नॉट ओनली ऑन द सिटीज, केवल ये सिटीज के अंदर नहीं होंगे, बेसिकली ये कहाँ होंगे, कंट्री साइड में भी होंगे। कहाँ होंगे, कंट्री साइड में भी होंगे। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, विलेजेस के अंदर भी होंगे, आप अभी देखेंगे आगे। तो ये लोगों ने क्यों राइट्स किए, जैसे हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड हो गया, और बहुत सारे हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इस तरीके के बहुत सारे जो चेन ऑफ इवेंट्स हुए उनकी वजह से फाइनली आप देखेंगे कि राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, राजा को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि राजा यहाँ पर क्यों मार दिया जाता है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे आपने मूवी देखा होगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पहले पेज में एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि राजा को फाइनली क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे इवेंट्स होंगे जिनको आपको समझना पड़ेगा कि फाइनली ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटकम आप देखेंगे ये कैसे हुए, ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या इसके कारण थे, वो हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करें तो अगर मैं आपको और सीरीज ऑफ इवेंट्स बताऊं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बेस्टाइल नाम का जो किला था वहाँ पर ये पीपल्स मिलिटिया ने इसको क्या कर दिया है, इसको फोड़ दिया है, इसको धुआं धुआं कर दिया है। अब थोड़ा सा आप इसको और समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या हुआ। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे पहले 1774 के ऊपर राजा क्या आता है, गद्दी के ऊपर आता है, और उसी साल पर जब उसकी उम्र 20 साल की थी उसने मैरी एंटोनेट से क्या किया, शादी किया, और मैरी एंटोनेट के लिए क्या किया, ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ वर्साई बनवाया। 1776 पर राजा ने क्या किया, राजा ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करने के लिए क्या किया, अपनी मिलिट्री भेजा, जिसमें और उसके क्या हो गया, 1 मिलियन लीवर का कर्ज हो गया। और फिर 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। और इस इवेंट के बाद आप अभी आगे देखेंगे कि इन द ईयर ऑफ 1791 फ्रेंच के अंदर एक क्या बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो मैं बताऊंगा आपको। इन द ईयर ऑफ 1792 यहाँ पर एक दूसरी गवर्नमेंट बनेगी जिसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, कन्वेंशन गवर्नमेंट। और इस कन्वेंशन गवर्नमेंट का जो रूलर होगा उसको बोलेंगे हम लोग जैकोबियन क्लब का जो रूलर होगा, जैकोबियन क्लब का जो रूलर होगा उसका नाम होगा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्या नाम होगा, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर, ये रॉबेस्पियर अपने पीक पर कब आएगा, इस इवेंट को 1793 से 1794 के अंदर हम लोग बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। क्या बोलते हैं, रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर क्यों बोलेंगे, हम लोग समझेंगे कि इसने बड़े लेवल पर लोगों का क्या कराया, गुलोटिन कराया। 94 के अंदर इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। 1795 के अंदर यही जो आपको ये यहाँ पर ये जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली पार्टी थी उसका नाम था नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली की कुछ गलतियों की वजह से इसको यहाँ पर जो हटाया गया था उन गलतियों को ये सुधारेगी, और इन द ईयर ऑफ 95 यहाँ पर अपनी एक फर्दर गवर्नमेंट बनाएगी। इस गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी गवर्नमेंट बोलेंगे। इन घटनाओं को क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी गवर्नमेंट बोलेंगे। और डायरेक्टरी गवर्नमेंट के बाद अगर आप देखेंगे तो 95 के बाद 1795 से 98 तक यहाँ पर क्या बनेगा, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बनेगा। और इस पॉलिटिकल वैक्यूम पर कोई भी सरकार यहाँ पर रूल नहीं करेगी। और 1799 पर यहाँ पर एक मिलिट्री डिक्टेटर आएगा, एक मिलिट्री डिक्टेटर आएगा जिसका नाम क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। इसको नाम की मोहताज नहीं है, हर व्यक्ति इसको जानता है। इसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और इस नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को 1804 के अंदर इसने अपने आप को क्या किया, he has crowned himself as an emperor of France। और फिर ये क्या करेगा,
यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ को क्या करेगा, कॉन्कर करने का स्टार्ट करेगा। और 1815 के आसपास ये लगभग 15 प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लेगा। और ये जो भी जहाँ पर भी एब्सोल्यूट मोनार्क होगा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, द पावर विच हैव नो रिस्ट्रेंट, और मोनार्क का मतलब होता है राजाशाही, उसको समाप्त करते हुए वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करेगा। और जिन 15 कंट्रीज़ को इसने हराया था, वहाँ के सारे किंग मिल करके इसके ऊपर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। और 1815 के अंदर एक इवेंट होगा, दैट इज़ बैटल ऑफ वाटरलू। और इस बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर नेपोलियन क्या कर जाएगा, हार जाएगा। और इसके बाद एक ट्रीटी होती है, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। और इस ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा ये एब्सोल्यूट मोनार्क यानी एरिस्टोक्रेसी को वापस से ले आया जाएगा। बेसिकली आज की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको बेसिकली इस चैप्टर का क्या दिया है, ओवरव्यू दिया है। अगर आपको बातें समझ में आई हों तो प्लीज़ थम्स अप करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।